चलिए हेडिंग डालिए तो, बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड में आखिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और एकदम शुरू से इसका एक एक बात हम सीखेंगे, जो गलत है वो भी, जो सही है वो भी। बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, 1893 में सबसे पहले एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत ही हमारा अगला हेडिंग, जो इसका सेकेंडरी हेडिंग होगा, वो हेडिंग डालेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी लिखेंगे इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर gives a theory to explain bonding in complex compound. This theory is known as Werner's coordination theory. According to this theory, in 1893 Alfred Werner gives a theory to explain bonding in complex compound. यही थ्योरी जाना जाता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से। और इस थ्योरी के अनुसार 5-6 बातें कही गई है। उस 5-6 बातें को एक एक करके आप लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए। अब आप खुद से लिखना शुरू कीजिए। क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ यहां तक? लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी of central metal atom. There are 2 types of valency of central metal atom in a complex compound. In a complex compound. ए नंबर में लिखिए प्राइमरी वैलेंसी और आयनिक वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और आयनिक वैलेंसी। और बी नंबर में लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयोनिक वैलेंसी।
अब जैसे जैसे तुम पॉइंट लिखते जाते हो वैसे वैसे पॉइंट को समझते जाओ, क्योंकि हम दोबारा वापस आके इसको नहीं समझाएंगे, तो अभी ही आप समझ लीजिए। और समझना ये आसान है, कुछ भारी ज़्यादा थ्योरी है नहीं। ये उस समय का थ्योरी है जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज भी नहीं हुआ था, और इसीलिए इसकी जो बातें हैं वह बेहद आसान हैं। इसीलिए ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा ये। देखो, K4FeCN का होल 6 यह एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन ही ना सेंट्रल एटम है। तो इस सेंट्रल एटम के बारे में ही कहा गया, यानी इस आयरन के बारे में ही कहा गया कि जो इसका जो वैलेंसी होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला को कहा गया प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को कहा गया सेकेंडरी वैलेंसी। अब सुनिए, अब हम ये थ्योरी जब दिया गया तब, और अब जो बातें होती है उसको जोड़कर बोलते हैं, ये आगे का बात है जो इस थ्योरी में नहीं बोलना चाहिए, बस बोल देते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसको आजकल तुम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हो उसी को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और जिसको आज के डेट में तुम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो वही कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। आप याद कीजिए, प्राइमरी वैलेंसी इसको x मान कर निकालते हैं ना, और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आप ये चेक करते हैं ना कि आयरन कितने CN को आपस में जोड़ा है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यही है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आई बात? दो गो बात। देखो, ये दिमाग के बड़ा शातिर आदमी थे ये अल्फ्रेड वर्नर। जिस समय ऑक्सीडेशन नंबर का पता नहीं था, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता नहीं था, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का पता नहीं था, उस समय ही इन्होंने कह दिया कि ये जो वैलेंसी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बात बाद में, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मेटल है ना, ये 2 तरीके से आपस में जोड़ रहा है चीज़ों को। इसका मतलब है कि इसका वैलेंसी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम primary valency of central metal atom is satisfied by primary valency of central metal atom is satisfied by negative ion while secondary valency is satisfied by neutral और negative species, न्यूट्रल और निगेटिव स्पेसीज। थोड़ा समझिए इस बात को। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्राइमरी वैलेंसी को जरूर कोई ना कोई निगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करता है, निगेटिव आयन सेटिस्फाई करता है। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होता है ये किसी निगेटिव स्पेसीज के द्वारा या फिर किसी न्यूट्रल स्पेसीज के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। अब इस बात को समझिए कि ये क्या बात हुई। जैसे यदि हम CrH2O का होल 6 लिखें और Cl3 लिखें, बताओ तो ये इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो x + 0, 1 क्लोरीन का -1 तो 3 क्लोरीन का -3 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +3। या फिर तोड़ के निकालोगे तो जैसे निकालने के लिए बताए थे वैसे निकालोगे। अब तुम एक बात बताओ कि ये जो +3 आया यही ना प्राइमरी वैलेंसी कहलाया है। तब ये प्राइमरी वैलेंसी क्यों आया, किसके कारण आया? यदि ये Cl नहीं होता तब तो ये 0 हो जाता, और तब इसका x का वैल्यू क्या हो जाता? 0। और ये टूटेगा तो 3Cl- देगा। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी वह किसके द्वारा सेटिस्फाई हुआ है? निगेटिव आयन के द्वारा। और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि ये सेटिस्फाई होता है न्यूट्रल या निगेटिव आयन के द्वारा।
लिगेंड के कारण ही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये लिगेंड 3 प्रकार का होता है, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब थोड़ा पॉजिटिव पर बात कर लें। यदि लिगेंड पॉजिटिव भी हो तो वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड निगेटिव पॉइंट से ही ना बनाता है। याद कीजिए NH2 पर लोन पेयर था और इधर NH3 पर प्लस था, प्लस वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया था। बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन किया है? निगेटिव, निगेटिव नहीं, न्यूट्रल पार्ट, नाइट्रोजन पर जहाँ पर लोन पेयर है। तो ये जो चीज़ उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसी के बारे में उन्होंने कहा कि यह या तो न्यूट्रल होगा या फिर निगेटिव होगा। पॉजिटिव की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव भी रहता है। लेकिन ये भी पता चला कि पॉजिटिव रहेगा भी ना, तो पॉजिटिव इंड से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उस इंड से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर या तो लोन पेयर होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये इनका दूसरा बात था और यह बात भी बिल्कुल सही था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, देखो प्राइमरी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर है और सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसको एक पॉइंट को आप जोड़ लीजिए समझने के लिए। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation number, while secondary valency corresponds to primary valency corresponds to oxidation number, while secondary valency corresponds to coordination number. पूरा हो गया? कितना पॉइंट हुआ? 3। लिखिए चौथा, चौथा बात जो इन्होंने कहा, देखो ये कितना सटीक बात बोले। इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी होगा ना, ये वेरिएबल हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है। आप याद कीजिए K4FeCN का होल 6 और इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल K3FeCN का होल 6। एक में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है और एक में ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर गया ना, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है वह वेरिएबल है। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में देखिए CN 6 को लगा है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केस में 6 ही है। इसका मतलब वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह उस टाइप के मॉलिक्यूल में फिक्स है। तो ये इसका चौथा पॉइंट है, लिखिए प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल metal atom is variable, while secondary valency is fixed. While secondary valency is fixed. कितना पॉइंट हुआ? 4। आप ऑनलाइन यदि पढ़े होंगे यूट्यूब पर तो वहाँ पर 6 गो बात लिखाया गया था। 6 बात में ये 5वां बात जो है ना वो लिखाया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज फिक्स्ड एंड दिस वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअल में इस बात का जो चर्चा है ये ऑलरेडी ये जो आप 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें हो गया है, इसीलिए इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5। लिखने से पहले समझ लीजिए, हर एक मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तुम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा होगा 11th में, चाहे कहीं भी आप पढ़े हो और यहाँ पढ़े हो तो हमको तो याद है, हम बताए हैं आपको। हमारे मुंह से 2-4 गो वर्ड खूब सुनता होगा, कभी टेट्राहेड्रल, कभी ट्राइगोनल प्लेनर, कभी पेंटागोनल, इस तरह से कुछ बताए थे क्या? ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, लीनियर, ये सब सुनता था क्या?
एक्चुअल में ये सब जो है ना, ये स्ट्रक्चर का नाम है। और ये बात हम तुमको तब बताए थे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे और अलग अलग मॉलिक्यूल का लिख देते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तुमको कहते थे कि तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बॉन्ड एंगल निकालो, इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका शेप बताओ। इस सब पर हम काम करते थे। एक्चुअल में हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो वैसे ही रहेगा जैसे एक बार वो बंधा हुआ है। तो इन्होंने कहा, ये वर्नर साहब ने, कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम का जो सेकेंडरी वैलेंसी है इस पर। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड और स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखिए, ये पांचवा पॉइंट होगा शायद। लिखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम secondary valency of central metal atom is responsible for geometry ब्रैकेट में स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ब्रैकेट में स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्योमेट्री ब्रैकेट में कम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या बोल गए जी, ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। जो भी है उसको आप पूरा कर लीजिए। हो गया, लिख लिए क्या? सुनिए, इनका जो भी पॉइंट था ये सब समाप्त हो गया। अब इसमें इससे ज़्यादा कोई नया पॉइंट नहीं है। अब इन्होंने जब ये बात कहा कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर का चर्चा कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि अपने थ्योरी के अनुसार ना कुछ एग्जाम्पल को बताया कि आप इसको इस तरह से बॉन्ड के रूप में बना सकते हैं। कैसे बनाया? आप एक स्ट्रक्चर देखिए, आपको हम सारी बात इसमें समझा देते हैं। सबसे पहला, अभी कुछ लिखना मत, अभी सिर्फ तुम एक ध्यान से देख लो, बाकी देंगे तुम खुद बना लोगे। CrH2O का होल 6 Cl3। हम चाहें तो इसी मॉलिक्यूल को और करके ऐसा लिख सकते हैं, CrCl3 इंटू 6H2O। देखो, ये एडिशन कंपाउंड हुआ ना जी, CrCl3 वाला और H2O, ये सब आपस में मिला हुआ है। जिस समय, सुनो ध्यान से सुनना, जिस समय वर्नर साहब ये थ्योरी दे रहे थे, उस समय कम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरह से लिखा ही नहीं जाता था जिस तरह से तुम अभी देख पा रहे हो, ये वाला तरीका। उस समय लिखा जाता था कम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरीके से जैसा आप सामने में अभी देख रहे हैं। बाद में जब थ्योरी और मॉडिफाई हुआ तब जाके हम लोग इसको इस तरह से लिखने लगे। तो हम तो पढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, जब वर्नर साहब ही गुजर गए और आगे का जो थ्योरी आया वो सब सही हो गया और सब कुछ सही करके हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझें। हम ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। दोनों का दोनों कम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन अब कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा नहीं लिखा जाता है, अब हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो पहले वो लिखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर यदि तुमको बनाना है तो सेंट्रल मेटल एटम ले लो। कौन है सेंट्रल मेटल एटम? क्रोमियम। और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जो जो जिम्मेदार है वह है H2O, क्योंकि H2O ही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्रोमियम के साथ। कुल कितना H2O? 6। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस 6 H2O को सबको आपस में जोड़ दो। और ध्यान रहे, उन्होंने कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोई जानता भी नहीं था। वो खाली दिखा दिए कि हम इस तरह से इसको जोड़ रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको जोड़ने की गलती नहीं करेंगे। एक और एक नहीं और एक और, कुल कितना हो गया? 6। और इसी को उन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। तो कितना हुआ सेकेंडरी वैलेंसी? 6। एक्चुअल में यही इसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो हम बता चुके हैं, तो उसको समझिए।
अब कहा क्या कि इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह किसी निगेटिव आयन के द्वारा ही सेटिस्फाई होता है। तो हम खोजें कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता कितना है। इसका एक्स मान हो गया, ये होता है 0, एक Cl का -1 तो 3 Cl का -3, तो -3 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी +3 होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राइमरी वैलेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है और उसको हम स्ट्रक्चर के रूप में कैसे दिखाएंगे। इस प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्लोरीन जिम्मेदार है और उन्होंने कहा कि इस प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन में दिखा दीजिए। एक डॉटेड लाइन डाल दीजिए Cl, एक और डॉटेड लाइन डाल दीजिए Cl, और एक और कहीं भी आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं उन्होंने लगाया, यहाँ पर डाल दीजिए Cl। तो आप देखिए कि Cl भी आ गया। तो प्राइमरी वैलेंसी कहा कंप्लीट, सेकेंडरी वैलेंसी कहा कंप्लीट लाइन को, और डॉटेड लाइन को उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी। और इसी को आजकल हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आप देखिए कुल डॉटेड लाइन कितना है 3, कुल कंप्लीट लाइन कितना है 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी 3। प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से, पार्शियल लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट लाइन से, फुल लाइन से। उतारिए इस स्ट्रक्चर को, यानी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा ही बताया। ये सब लिखा हुआ नहीं था तुम्हारे कॉपी में तब? देखिए क्या प्रॉब्लम है, तुम बनाई नहीं थी क्या? रे बाकी जो बनाने दिया गया था बनाते ना वहाँ, जब ऑनलाइन देखी थी, 2 स्ट्रक्चर छोड़ा हुआ है तो बनाना चाहिए। जेरोक्स किया? ये डॉटेड लाइन वीडियो में दिख नहीं रहा है, जो वीडियो से पढ़ रहे हो देख लो, इधर ये डॉटेड लाइन है। कोई नहीं चोचियाओ, कुछ ज़्यादा हम कुछ नहीं किए हैं, हम बस ऐसे ही, रेड कलर नहीं पकड़ पा रहा था वो वीडियो में, उसको ग्रीन कर दिए। मिटा दें इसको। अब देखो स्ट्रक्चर में हम कुछ परिवर्तन करते हैं, और कुछ परिवर्तन के साथ ही आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। सुनिए, अब हम यहाँ पर H2O का कर देते हैं होल 5, और यहाँ पर 5 करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा ना, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो घटता है नहीं। तो एक क्लोरीन को बाहर से निकाल के कर दीजिए अंदर, तो बाहर में बचा कितना, 2। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंपाउंड पूरा का पूरा बदल चुका है। अब वो कंपाउंड ये नहीं है, उस समय 6H2O था और इस समय अब 5H2O है। तुम एक काम करो, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालो, 6 आएगा, 5 और 1 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो एक बार फिर से तुमको +3 आएगा। कैसे? x + 0 -1 -2 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, +3। अब हमारा काम है इसके स्ट्रक्चर को बनाना अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो हम क्या करेंगे, कुल 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 कंप्लीट लाइन दिखेगा। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक H2O को मिटाकर उसके एवज में क्या लिखेंगे आप, Cl। तो Cl लिख दिए। अब देखो 4 Cl हो गया है, तो एक Cl को मिटाओ, हटा दो।
बाहर में कुल कितना Cl था, दोनों Cl को डॉटेड से दिखा दिए। अब आप एक बात सुनिए और समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको यहाँ पर +3 दिख रहा है, जबकि डॉटेड लाइन हमको मात्र 2 दिख रहा है, तो ये गलत हो गया ना। डॉटेड लाइन भी हमको कितना दिखना चाहिए, 3। कहाँ दिखाइएगा डॉटेड लाइन? तो सुनिए पहले आपको खोजना पड़ेगा कि ये +3 यदि आया तो किसकी किसकी वजह से आया। दूगो इस Cl की वजह से आया और एगो इस Cl की वजह से भी ना +3 हुआ है वो। इसका मतलब है कि ये जो Cl है यह इस क्रोमियम के साथ दो तरफा जुड़ा हुआ है, 2 तरीके से जुड़ा हुआ है, एक प्राइमरी वैलेंसी के रूप में भी और एक सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी। इसीलिए इस क्लोरीन में आपको कंप्लीट लाइन भी दिखाना पड़ेगा और डॉटेड लाइन भी दिखाना पड़ेगा। अब बात समझे कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर? छापिए। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, आगे बोलिए। हाँ आप चेक कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलता है, वो उतना ही रहेगा। पहले भी 6 था, अब भी 6 है, 5 1 6। और अभी तुरंत हम चौथा पॉइंट लिखा है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज वेरिएबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, इसीलिए ये 6 होगा। पहले भी 6 था, अभी भी 6 होगा। यदि छापा हुआ हो जाए तो अगला 2 स्ट्रक्चर फटाफट अपने से बना लोगे, थोड़ा भी वेट नहीं करेगा, दूसरे का चोरी चमारी नहीं करेगा और इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि हम बनाएंगे तब तो बनाओगे। हम तब तक पीटने वाला काम करेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और जो बनाना है उसके लिए आपको बता दिया गया है तरीका। बनता है तो ठीक है, नहीं तो पिटाई लगेगा, मार खाइए। आज तनी पिटिए देते हैं, बहुत दिन हो गया। बंद कैसे हो गया जी? ये अभी चालू किए थे ना अभी हम, पता नहीं फुल नहीं हुआ है। कल तो खाली किए हैं यार, कल 111 GB डाटा खाली किए हैं इसका। अभी रिकॉर्डिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि फिर मुश्किल हो रही है, तो हम रोज़ का रोज़ उसको कर दे रहे हैं। वो भी लैपटॉप अपना ख़राब हो गया तो पैंचा लेके किए हैं। जुगाड़ू तो हम हैं ही न रे, देखने से नहीं लगता है, हाँ तो लगता होगा। देखो इधर सुनो, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बता रहे थे, स्ट्रक्चर उम्मीद है आप बना लिए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं इसका लिमिटेशन। आप हेडिंग डाल दीजिए, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, स्टार लगाइए और हेडिंग डाल दीजिए लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इस हेडिंग के बाद सुनिए कि इसका लिमिटेशन क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन, आप कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में किसी भी एस ब्लॉक के मेटल को नहीं देखे होंगे। इस सेंट्रल मेटल के रूप में आप कभी पोटासियम को नहीं देखेंगे, कभी सोडियम नहीं आएगा, कभी कैल्शियम नहीं आएगा, कभी स्ट्रॉन्शियम नहीं आएगा, कभी लिथियम नहीं आएगा। 98% केस में यह जो मेटल होता है वह डी ब्लॉक का मेटल होता है। कभी कभी बोरोन एगो आ जाता है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस वजह से, जो कि आगे डिस्कस होगा तो हम बता देंगे इसको। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि आखिर सभी मेटल का एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय ऑल मेटल एटम्स? कुछ सेलेक्टेड मेटल एटम ही काहे इसका फॉर्मेशन करता है। जैसे आयरन करेगा, क्रोमियम करेगा, मैग्नीज करेगा, जिंक करेगा, लेकिन पोटासियम क्यों नहीं करेगा? अब आप कहेंगे सर पोटासियम तो हम देखे हैं। पोटासियम आप देखे होंगे तो सेंट्रल एटम के रूप में नहीं देखे होंगे,
पोटासियम आप देखे होंगे आयोनाइजेशन स्फीयर के रूप में, K4 का होल 6, K4 बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो मतलब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब तो मेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात होती है। आयोनाइजेशन स्फीयर के रूप में तो नॉर्मल आयनिक कंपाउंड के जैसा कुछ भी रह सकता है। तो सबसे पहला इसका यही लिमिटेशन है। जब यही बात पूछा गया वर्नर साहब से तो उनके पास इस बात का कोई जवाब, कोई थ्योरी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। यही इनका पहला लिमिटेशन है। लिखिए, लिखेंगे व्हाई कम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय, व्हाई complex compound is not formed by all metal atoms like, why complex compound is not formed by all metal atoms like potassium, sodium, strontium, calcium, etc. All metal atoms like potassium K, sodium Na, strontium Sr, lithium Li, etc. डाल के छोड़ो। दूसरा सुनो। दूसरा जो बात था उसमें क्या हुआ ना कि ये अपने ही कहे हुए बात में फंस गए। इन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। मतलब किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो फिक्स स्ट्रक्चर है, वह क्या होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेकेंडरी वैलेंसी। सामने से पूछ दिया कैसे, हो गया। इसके बाद कोई जवाब उनके पास नहीं था। मतलब ये थ्योरी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब हाउ सेकेंडरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखिए हाउ secondary valency is responsible, how secondary valency is responsible for geometry or structure of a complex compound, हो गया, लिख लिए। और तीसरा सुनो, कुछ कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, कुछ नहीं होता है, ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाता है। कुछ कंपाउंड पीपीएल को राइट रोटेट कर देता है या लेफ्ट रोटेट कर देता है, कुछ कंपाउंड पर पीपीएल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप याद कीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आइसोमेरिज्म 11th में आपको बताया गया था। याद कीजिए राइट रोटेशन होता था तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते थे, लेफ्ट रोटेशन होता था तो लेव रोटेटरी कहते थे। ये सब याद वाद है या भूल गए आप? छोड़िए, नहीं याद है तो ये सब आगे आएगा तो आप बढ़िएगा आराम से। एक्चुअल में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ना, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, कौन नहीं होगा। इन सभी चीज़ों का किसी तरह का कोई चर्चा ये थ्योरी नहीं करता है। और इसी सब को समझने के लिए एक नया थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। पहले आप तीसरा नंबर लिखिए। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल नेचर। ये सब बात आगे पढ़ोगे, मैग्नेटिक नेचर, ऑप्टिकल नेचर, ये सब आगे पढ़ोगे तो ये बात बेहतर समझ में आएगा। अभी बोलने से भी ज़्यादा फायदा है नहीं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक, क्या लिखे, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल नेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल नेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसी को सही करने के लिए हम लोग नया थ्योरी क्या पढ़ेंगे, VBT। हेडिंग डालिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये नेक्स्ट क्लास में होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT।
तुम याद करो, इस तरह का टॉपिक तुम इससे पहले भी पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग का वीवीटी अलग है, वह एक जनरल मॉलिक्यूल के लिए है, खास करके कोवैलेंट के लिए। और ये वाला जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यह स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए है। और किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ये बात? कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, जो हमारा चैप्टर है। तो इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे। और कल आपका